अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो अज़ान की वजह से मुझे लेक्चर पॉज करना पड़ा, तो वो आपको जो है पार्ट्स की फॉर्म में मिल जाएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे स्टेप 1 को, कि स्टेप 1 के अंदर जो है एचआर वाले किस तरह से अपने काम को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बेसिकली देखा जाता है कंडक्ट जॉब एनालिसिस, जॉब का पूरा एनालिसिस किया जाता है। इसके अंदर 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो आपकी बुक के अंदर जो है इटालिक के अंदर मिल जाएंगे आपको, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि हमें डिटेल से बताना है कि बेसिकली जॉब की नेचर क्या है, बेसिकली जॉब में है क्या है। उसके बाद जो है जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि मतलब इसके लिए हमें कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर है। मतलब मैंने बताया कि जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आएगा कि बेसिकली हमें मैनेजर चाहिए, हमें कोई ना कोई मैनेजर चाहिए जो कि इस जॉब को परफॉर्म करेगा। और उसके बाद क्या है कि जॉब स्पेसिफिकेशंस, जॉब स्पेसिफिकेशंस का मतलब क्या है कि हमें कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर होंगे इस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। आफ्टर दैट यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है वो मैंने आपको डिटेल से भी थोड़ा सा बताया था कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, ये एक इन्वेस्टिगेशन होती है जो कि पूरे स्टेप्स के साथ चलती है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होते हैं और बताए जाते हैं कि कौन कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी इस जॉब को पूरा करने के लिए। आफ्टर दैट कौन कौन से टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व होंगे कंडीशन सराउंडिंग्स उसको बेसिकली परफॉर्म करने के लिए, उसको कंडक्ट करने के लिए, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर होंगे, तो उसी को अकॉर्डिंग हमें फिर पर्सन को भी फाइंड करने की जरूरत रहेगी। वर्क एंड कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड बाय द जॉब इनकम्बेंट्स टू परफॉर्म द वर्क, कि उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से स्किल्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर होने चाहिए। आफ्टर दैट ह्यूमन रिसोर्स, बेसिकली वही सब चल रहे हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स को आपको ना एक डायग्राम आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगी, मैं डायग्राम यहाँ पे पुट किया है, जिसमें बताया जा रहा है सबसे पहले स्टेप में क्या किया जाता है, कंडक्ट जॉब एनालिसिस। जॉब के बारे में हर चीज समझी जाती है, किस किस्म की जॉब है, जॉब की नेचर क्या है, उसके बाद कौन से स्किल्स जो हैं उसके लिए रिक्वायर है। ये बेसिकली होमवर्क किया जाता है, पूरा एक काम किया जाता है और उसको कंप्लीट किया जाता है। आफ्टर दैट एस्टिमेट फ्यूचर एचआर डिमांड, और अब हम उससे रिक्वायर क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम चाह क्या रहे हैं, हम उस एचआर जो है बेसिकली जो हायरिंग करने जा रहा है, जो वो ले के आ रहा है पर्सन उस पर्टिकुलर जॉब के अंदर, तो बेसिकली वो चाह क्या रहा है, वो किस तरह के बंदे जो लेके आ रहा है उनसे लॉन्ग टर्म में वो किस तरह के रिजल्ट्स जो है वो लेना चाह रहा है। उसके बाद है स्टेप 3, डॉक्यूमेंट करंट एचआर सप्लाई। अभी जो एचआर के पास कौन कौन से यानी कि स्किल सेट हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो उसके पास प्रोवाइडेड हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद है एस्टिमेट फ्यूचर इंटरनल एचआर सप्लाई। इसमें देखा जाता है कि एचआर की इंटरनल कि कौन कौन सी चीजें रिक्वायर होती हैं। उसके बाद एक्सटर्नल जो है, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। यहाँ पे इन्होंने इंटरनल को एक्सटर्नल नहीं लिखा, बेसिकली डायग्राम के अंदर ये मिसिंग है। सो अब हम स्टेप स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेट ह्यूमन रिसोर्स डिमांड, ये चेक किया जाता है कि हमें बेसिकली लोग चाहिए कितने हैं। पहले हमने जॉब को देखा, जॉब के अंदर देखा कि उसके लिए किस किस्म की जॉब है और किस किस्म की जो स्किल सेट है उसके लिए रिक्वायर है। आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट्स करंट ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई, हमने बताया कि हमने ये काम कर लिया। अब हम देखेंगे कि हमें कितने बंदों ने अप्लाई किया है, कितने बंदों ने इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई किया है, और हम देखेंगे इस चीज के अंदर कि हमें बेसिकली कितने जो पर्सन हैं, कितने लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। मतलब हमें 4 बंदे चाहिए, 6 बंदे चाहिए, बेसिकली हमें कितने जो एम्प्लॉयज हैं वो हायर करने हैं। तो ये बेसिकली स्टेप में क्लियर किया जाता है। आगे बाद डॉक्यूमेंट्स करंट ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई, उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया होता है उनके डॉक्यूमेंट्स को इवेल्युएट किया जाता है, उनको चेक किया जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंटरनल सोर्स से आते हैं। एस्टिमेट फ्यूचर इंटरनल ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई। अब कुछ जो है हमने बहुत मुश्किल से सिलेक्ट किए होते हैं,
हमें चाहिए तो 1%, पर लेकिन हमारे पास जो टॉप के निकलते हैं वो 3 बंदे निकलते हैं। तो हम उन्हें कहते हैं, जब हम उन्हें सी ऑफ करते हैं एट द एंड, तो हम उन्हें ये भी बात कहते हैं कि मतलब इस दफ़ा तो आपका नहीं हो पाया और आपने हमारी एक्सपेक्टेशन से भी पूरा उतर रहे थे, पर लेकिन हम आपको नेक्स्ट टाइम लाजमी जो है वो सिलेक्ट करना चाहेंगे अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो, विदाउट एनी इंटरव्यू एंड ऑल दैट, क्योंकि इस दफ़ा आप इंटरव्यू दे चुके हैं और आप हमारी फाइनल सिलेक्शन के अंदर आ रहे थे। सो इस तरह की एक पॉजिटिव ग्रीटिंग उस पर्सन को देना, यानी कि जो किसी न किसी तरह से सेट हो रहा था, पर लेकिन एट द एंड दूसरे पर्सन ने उसको जो है वो कम्पीट कर लिया और वो आगे निकल गया। सो एस्टिमेट फ्यूचर एक्सटेंड ह्यूमन रिसोर्स, फ्यूचर के बारे में भी सोचा जाता है, मतलब कि किस तरह से अब ये तो हो गया, एक पूरा प्रोसेस फॉलो हो गया, हमने एक पर्सन को हायर कर लिया, पर लेकिन आगे का भी एक ध्यान रखा जाता है कि मतलब नेक्स्ट टाइम हम किस तरह से लोगों को हायर करेंगे। आगे आ रहा है कि रिप्लाइंग ऑन द कॉन्टीजेंट वर्क फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एनी वन वर्क एग्रीमेंट विद, अब उसके बाद क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है, जब लोगों को आप हायर कर लेते हैं, जब लोगों को आप उस चीज के ऊपर ले आते हैं, तो उसके बाद आपने एक एग्रीमेंट करना होता है लोगों के साथ, यानी कि लॉन्ग टर्म 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का कोई एक एग्रीमेंट जो है डील करना होता है। एनी वर्क एग्रीमेंट इन विच द इंडिविजुअल डज नॉट हैव एन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट। अब कुछ जो होते हैं किसी न किसी वजह से कहते हैं कि हम आपके साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मैं जो हूँ, मैंने अभी ग्रेजुएशन की है, पर लेकिन मैं एमबीए करना चाह रहा हूँ, मैंने भी ऑनर्स किया, मैं एमबीए करना चाह रहा हूँ आगे। तो मैं कहता हूँ कि अब 6 मंथ आपके पास काम करूँ, तो बहुत सारे बंदे इस वजह से भी अपनी जॉब को छोड़ देते हैं कि हमारी कंपनी जो है कम से कम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो आप 1 साल के लिए हमारे साथ बाउंड हो जाएंगे। तो कुछ बंदे जो है वो कहते हैं कि नहीं, मुझे एमबीए करना है तो मैं आपके साथ 6 मंथ चल सकता हूँ, फिर एडमिशन तो ओपन हो जाएंगे, मुझे अप्लाई करना हो, मेरी जो है स्टडी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो मैं आपके साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो वो उन्हें सिंपली कहते हैं कि अगर आप नहीं कर सकते तो आप इसको छोड़ सकते हैं, हम किसी और को जॉब ऑफर कर सकते हैं। तो एग्रीमेंट करते हुए बहुत सारी चीजें जो है आपको देखनी पड़ती हैं कि आप बाउंड तो नहीं हो रहे, कि आप 1 साल तक आसानी से वो काम कर सकते हैं। एचआर ने देखना होता है कि हम किसी ऐसे पर्सन को तो नहीं हायर कर रहे जिसने बाहर चला जाना है, जिसको गवर्नमेंट जॉब मिलनी है, इसने हमें छोड़ जाना है। तो इस तरह के एग्रीमेंट करते हुए बहुत सारी चीजें जो है मद्देनजर रखी जाती हैं। फॉर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट और वन ऑफ द विच minimum hours of the work can vary non-systematically. Definitely, जिस बंदे ने आना ही सेंस में है कि मुझे यहाँ पे 6 महीने काम करना है, मुझे आपको थोड़ा बहुत एंगेज करना है, थोड़ी स्किल सेट बढ़ा लूंगा, मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगा, बेसिकली मुझे बाहर जाना है। तो आप जब बात करते हो, जब आप इंटरव्यू लेते हो, तो आप उनसे लाजमी पूछते हो कि हमें बताएं आप हमारे साथ कितना टाइम चलना चाह रहे हैं, आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी कंपनी में आप काम करते रहेंगे। अगर कोई डायरेक्ट, वैसे तो कोई बताता नहीं है कि मैं 2 महीने 4 महीने काम करना चाहता हूँ, फिर मैं आपकी कंपनी को खुद ही सी ऑफ कर दूंगा, मतलब कि जॉब को लेफ्ट कर दूंगा। तो आप किसी तरह से कोशिश करते हैं उनकी इंटरव्यू के अंदर ये बात निकलवाने की कि वो बताए कि बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है, वो करना क्या चाह रहा है, उसके गोल्स क्या हैं। तो इन चीज़ों की वजह से भी पता चल जाता है कि बेसिकली हमारी कंपनी के साथ कितना लॉन्ग टर्म चलना चाह रहा है। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हम उसको एग्रीमेंट ऑफर करते हैं, या फिर ऐसे पर्सन को एग्रीमेंट ऑफर करते हैं जो नीडी होता है, ठीक है, जो वाकई में जॉब चाह रहा होता है और हमारी पूरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा होता है, तो उसी के साथ हम जो है लॉन्ग टर्म का एक रिलेशनशिप बनाते हैं। उसके बाद है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। ये हम स्टार्ट के अंदर पढ़ के आए हैं कि हम काम को डिवाइड कर देते हैं। डिफरेंस इज द डेमोग्राफिक, कल्चरल एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉय। आपको पता है कि इस्लामाबाद, कराची, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं और स्कूल सिस्टम इस तरह का है कि लोगों की एजुकेशन का सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, उनकी बेस अच्छी होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम बैंक की जॉब किसी छोटे शहर में कर रहे हैं, जैसे लाइक जेलम में कर रहे हैं, लाला मूसा में कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं, इस तरह की जगह पर कर रहे हैं, तो हमारा जो अर्निंग प्रेज होगा वो हमारी सैलरी बैंक के अंदर कैशियर 20,000 25,000 होगी। पर लेकिन यही काम अगर हम किसी बड़े शहर में कर रहे हैं, लाइक इस्लामाबाद में कर रहे हैं, तो वही हमारी कैशियर की सैलरी अराउंड अबाउट 35 to 45 तक होगी। मतलब प्लेस के अकॉर्डिंग डाइवर्सिफिकेशन आ जाती है, डिवाइड कर दिया जाता है, कल्चर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है कि यहाँ पे रहने वाले जो हैं वो हाईली पेड है, यहाँ पे हमारी सेल ज़्यादा होती है, यहाँ पे हमारे अकाउंट ज़्यादा है, तो
काम का बर्डन ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो भी बंदा हायर किया जाएगा उसकी एजुकेशन भी कम से कम जो है MBA होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैटर करती हैं डाइवर्सिफिकेशन के अंदर कि डेमोग्राफिकली कल्चर मैटर करता है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयर कि एक बंदा है उसने MBA कर रखा है और वो कैशियर की जॉब के लिए अप्लाई करता है। क्या ऐसा मसला है कि वो कैशियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, उसने MBA किया हुआ है, वो इससे बेटर जॉब जो है वो रिजर्व करता है और उसके लिए अप्लाई कर सकता है और उसके लिए वो जॉब उसे मिलने के चांसेस भी हैं। पर लेकिन उसने हर जगह अप्लाई करके देख लिया, उसकी जो है डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, डिफरेंट कल्चर होने की वजह से उसको जॉब नहीं मिल रही। मतलब वो ऐसी जगह से है जिसकी वजह से उसका कम्युनिकेशन स्टाइल इतना स्ट्रांग नहीं है, पर लेकिन उसके पास एजुकेशन है, उसकी मार्क ग्रेडिंग जो है वो उसकी अच्छी है, पर लेकिन डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से वो जॉब को अचीव नहीं कर पा रहा। सरफेस लेवल एंड डीप लेवल डाइवर्सिटी, दो तरह की डाइवर्सिटी होती है, दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हो लोगों को या जॉब्स को। ऐसी डाइवर्सिटी सरफेस लेवल की डाइवर्सिटी होती है जो आसानी से नजर आ जाती है, पता चल जाता है कि मतलब कि ये डाइवर्स हुए हैं, ये काम जो है बेसिकली डिवाइड हुआ है। जिसके अंदर क्या होता है, ऑब्जर्वेबल डेमोग्राफिक और सोशोलॉजिकल डिफरेंस इन पीपल सच एज रेस, मतलब कि इसके अंदर ये होता है कि आपके कलर की वजह से आपके, जैसे कि हम अगर चले जाएं अमेरिका के अंदर तो वहाँ पे गोरों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और रेस के अंदर मतलब कि उनके अकीदे को देख के, मतलब हम इंडिया में चले जाएं तो वहाँ पे मुसलमानों को कम जो है वो क्या किया जाता है, उनको फजीराई कम मिलती है, उनको सपोर्ट कम किया जाता है, उनको छोटी जॉब्स दी जाती हैं, उनको मैनेजरशिप इस तरह की जॉब्स बहुत कम दी जाती हैं। तो इसी तरह से ये आपको डायरेक्टली नजर आ जाता है ऐसा बिहेवियर या ऐसा सोशोलॉजिकल कल्चर जो कि आप ऑब्जर्व कर लेते हो आसानी से देख के, उसे कहते हैं सरफेस लेवल डाइवर्सिटी। ऑब्जर्वेबल डेमोग्राफिक और साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस पीपल सच एज रेस, एंड जेंडर, एज एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। मतलब आप देखते हो कि बहुत कम नजर आता है कि जो ह्यूमन है, जो फीमेल है, वो आपको किसी बड़ी पोस्ट पे नजर आए, वरना सारी फीमेल जो है वो किसी मैनेजर के सब ऑर्डिनेट्स के अंदर होती हैं, वो मतलब कि उसकी टीम का पार्ट होती है, पर लेकिन बहुत कम आपको फीमेल नजर आएंगी जो आपको मैनेजरशिप पे नजर आए, किसी बड़ी पोस्ट पे नजर आए। तो बेसिकली ये क्लियरली नजर आ रहा होता है डाइवर्स किया गया हुआ है औरतों को, मतलब उस तरह से उनकी डिसीजन पावर उस तरह की नहीं होती, इस वजह से ये मान के चला जाता है कि ये हमारे लिए उस तरह से इफेक्टिव नहीं रहेंगी जो कि एक मेल जो है हमारे लिए एज ए मैनेजरशिप की सीट के ऊपर पॉसिबल रह सकता है, एक इफेक्टिव पर्सन रह सकता है। उसके बाद है डीप लेवल डाइवर्सिटी। इसका मतलब है डिफरेंसेस इन सोशियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉय इंक्लूडिंग पर्सनैलिटीज, बिलीव्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। इसके अंदर क्या होता है कि आप आसानी से नहीं चेक कर सकते। इसके अंदर लोगों का बिलीव सिस्टम, लोग अपने आप को शो ही ना करें कि मैं मुसलमान हूँ, वो अपने आप को शो ही ना करें कि मेरे ये बेसिकली मेरे जो बिलीव्स हैं वो ये हैं। तो वो बेसिकली उनके बिलीफ सिस्टम से आप आसानी से उनको नहीं देख पाते कि बेसिकली ये है क्या। अब बहुत सारे अगर हम डायरेक्ट बता दें कि मैं जो हूँ पाकिस्तान में बेसिकली देखा जाता है कि ये मरज़ई है, तो मरज़ई अगर डायरेक्ट बता दे कि मैं जो हूँ मरज़ई हूँ, तो वो कभी भी किसी बड़ी पोस्ट पे नहीं आ सकता। उसको हमेशा यानी कि उसके अकीदे की वजह से उसको छोटा देखा जाएगा कि ये इस अकीदे से है, तो हम कभी भी इसको बड़ी पोस्ट पे नहीं आने देंगे, क्योंकि हम एक मुस्लिम कम्युनिटी हैं और हम इन लोगों से नफरत करते हैं, जिसकी वजह से हम इनको कभी भी एक बड़े लेवल पे नहीं आने देंगे। तो ये पहले तो आपने देखा कि जो कि बिल्कुल नजर आ जाता है, पर लेकिन ये सेकंड वाली एक ऐसी डाइवर्सिटी होती है, एक ऐसा डाइवर्सिटी का लेवल होता है जिसके अंदर आसानी से ऑब्जर्वेबल नहीं होता, लोग अंदर रखते हैं इस चीज को। तो इस डाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट, कुछ जगहों पे इम्पोर्टेंट होती है, एक तो आपकी डिटेल के अंदर आपकी बुक के अंदर लिखा है, कुछ जगहों पे इम्पोर्टेंट होती है, होनी भी चाहिए, और कुछ जगहों पे नहीं होती, नहीं होनी चाहिए। जैसे फीमेल का है, फीमेल्स के लिए जो मैंने आपको बताया कि डिसीजन मेकिंग की पावर का मसला होता है। एक स्टडी है बहुत बड़ी जिसके अंदर क्या होता है कि औरतों को ये परसेप्शन रखी जाती है कि उनके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर कम होती है। वो बहुत सारी ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ पे मेल पैटर्न जो है वो बहुत जल्दी डिसीजन को ले लेता है, वहीं पे फीमेल जो है उसको शाय होती है उस काम को डिसीजन लेने में, थोड़ा उसको फियर होता है, जिसकी वजह से वो एक अच्छा स्टेप्स नहीं ले सकती।
सो बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे डाइवर्सिटी काम आती है और वो होनी भी चाहिए, और बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे डाइवर्सिटी का होना ना होना ही हमारे लिए बेटर होता है। तो अभी तक हम यहीं तक पढ़ रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन है, क्यूरीज हैं, बेसिकली हमने सिर्फ डाइवर्सिटी का पढ़ा और इसके बाद हमने कुछ डिफरेंट स्टेप्स देखे हैं एचआर के, और उसके बाद एचआर स्टाफिंग होती क्या ये देखा, बेसिकली इनका काम देखा है। अगर आपको क्वेश्चन है, क्यूरीज हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं। पर लास्ट में जो चीज़ है, आप अपने असाइनमेंट के लिए, अपने क्विज के लिए प्रिपेयर रहें। वो आपको एक टॉपिक बता दिया जाएगा, बेसिकली आपका किस टॉपिक से क्विज लिया जा रहा है। असाइनमेंट के लिए भी एक चैप्टर बता दिया जाएगा। असाइनमेंट के लिए तो बेसिकली आपको टॉपिक दिया जाएगा कि इस टॉपिक के ऊपर आपने करना है। मैं आपसे एक असाइनमेंट ले चुका हूँ, उस असाइनमेंट को आप लोगों ने क्या करना है, एक एग्जाम्पल सेट करना है कि ये वाली एग्जाम्पल हमने बेसिकली की है, और उसके बाद क्या है कि आप उसको उसी तरह से प्रोसीड करेंगे, उसी तरह से सबमिट करवाएंगे, और कोशिश कीजिए कि कोई प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। अगर प्लेजरिज्म होगा तो मैंने ऑलरेडी जो नंबर मार्क किए थे कुछ लोगों के, उन्हें इस चीज़ का अंदाजा है कि बेसिकली प्लेजरिज्म आसानी से पकड़ा जाता है और वो मार्क्स भी कटते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।